तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसी पॉवर्टी चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे और पॉवर्टी चैप्टर के कंसेप्ट में कुछ नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है। अच्छा, मेरी बात एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी आ सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि सर इस टॉपिक से ही आएगा या इसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि हमको हर एक टिट बिट चीजों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी टेक्निकल क्वेश्चन डालने की कोशिश करे तो वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए हर टिट बिट को हम लोग पकड़ना पड़ता है। एनीवे, तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं पॉवर्टी चैप्टर में, उस पॉवर्टी चैप्टर में अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, हालांकि इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर ही लिया था, अब उस चीज पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे सर। आज का जो डिस्कशन है वो क्या है सर? सर वो डिस्कशन है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन का। हालांकि अगर आपको ध्यान से अगर याद होगा तो सर पिछला क्लास में ही मैंने पॉवर्टी लाइन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। पॉवर्टी लाइन क्या है सर? अगर सिंपल पॉइंट में बात करें सर, एक कट ऑफ पॉइंट है। कट ऑफ पॉइंट मतलब जो दो चीजों को अगर डिवाइड करने के लिए कोई बीच में डिवाइडर लगाया जाता है तो डिवाइडर को ही एक प्रकार का कट ऑफ पॉइंट या एक प्रकार का स्टैंडर्ड लकीर माना जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर चीज को दो हिस्सों में बांटता है। तो उसी प्रकार से सर पॉवर्टी लाइन भी एक प्रकार का क्या है सर? एक प्रकार का डिवाइडर है या एक प्रकार का कट ऑफ पॉइंट है, जिसको की इस्तेमाल किया जाता है टोटल पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांटने के लिए। आपको याद होगा वो दो हिस्सा क्या क्या था? एक हिस्सा का नाम क्या था सर? उस लकीर से जो नीचे होते हैं सर उनको क्या बोला जाता है? उस लकीर से नीचे जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। दे आर कॉल्ड पुअर, दे आर कॉल्ड पुअर। और जो लोग उस लकीर से ऊपर होते हैं उनको बोला जाता है एपीएल, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन पुअर। बट उसी चीज को यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज समझाने की कोशिश किया है। पहली बात तो ये समझ लें कि पॉवर्टी लाइन एक क्या है सर? एक कट ऑफ पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ पॉइंट, जो कि क्या करता है? दैट डिवाइड्स पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर, जिसके बारे में मैं आपको पिछला क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है उसमें आपको समझ में आएगा सर, ये बीच में जो खींचा गया लकीर है, ये जो आपके सामने में नजर आ रहा है सर ब्लू कलर की, जिसमें लिखा हुआ है पॉवर्टी लाइन, ये वो कट ऑफ पॉइंट है जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। उसके नीचे वाला हिस्सा एक्चुअल में क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचना चाहिए था, बट यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा बोलकर वर्टिकल लाइन में खींचा है, कोई इशू नहीं है। इसके लेफ्ट साइड एरिया में जो है सर वो पुअर है, क्योंकि ये लोग क्या है सर? बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो लोग उसके राइट साइड में सर ये लोग नॉन पुअर है। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था सर, नॉन पुअर का मतलब क्या रिच होता है? तो मैं बोलूंगा ऐसा जरूरी नहीं है सर। नॉन पुअर की भी कुछ कैटेगराइजेशन होती है। पहली बात तो ये सर, जो लोग लकीर के जस्ट नीचे हैं, जस्ट नीचे हैं, उनको पुअर बोला जाता है। लकीर के जस्ट नीचे जो है सर उनको पुअर बोला जाता है। लेकिन उस लकीर से जितना दूर होते जाएंगे आप, नीचे नीचे होते हुए जितना दूर होते जाएंगे सर, आपकी जो पुअर और आपकी पॉवर्टी की सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होते जाएगी बोल करके माना जाता है। इसीलिए देखो, उस पुअर से नीचे जो कैटेगरी में लोग आते हैं सर उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? लिखा देखिए, उनको क्या बोला जाता है? लिखा है सर वेरी पुअर लिखा गया। क्या लिखा गया है सर? वेरी पुअर। इसका मतलब जो पुअर जो है वो वेरी पुअर से थोड़ा बेहतर है। अगर देखा जाए तो पुअर नाम की जो कैटेगरी है वो वेरी पुअर से थोड़ा बेहतर है। उसी प्रकार से सर वेरी पुअर से भी नीचे जो लोग होते हैं सर उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में। मतलब पुअर होना, एक होता है सर गरीब है। क्यों गरीब है सर? बीपीएल है इसलिए गरीब है। लेकिन इतना भी गरीब नहीं है कि उनको बोला जाए कि सर मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो दर दर की ठोकरें खाने वाला परिस्थिति जो है बेटा वो एब्सोल्यूट पुअर का है, जो सबसे नीचे कैटेगरी में रहता है। मतलब पुअर में भी फिर देखो तीन प्रकार की पुअर है, एक पुअर है, एक वेरी पुअर है और एक एब्सोल्यूट पुअर है। जो नीचे 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 जाता जाएगा बेटा वो और ज्यादा पुअर होते जाएगा। उसी प्रकार से जो ऊपर 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 जाते जाएगा वो उतना ज्यादा रिच या मिलीनियर या बिलीनियर बनते जाएगा। जैसे कि देखो, लकीर के ऊपर में जस्ट मतलब पॉवर्टी लाइन की जस्ट ऊपर में एक आदमी है, तो मान लीजिए उसको बोलेंगे नॉट सो पुअर। ये है नॉट सो पुअर कैटेगरी वाला आदमी, मतलब ये कैटेगरी बनाया गया है। उसके ऊपर में जो है सर उनको मिडिल क्लास बोला जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने आप को मानते हैं, हम लोग अपनी अपनी लाइफ को हम लोग क्या मानते हैं सर? मिडिल क्लास मानते हैं। फिर ये मिडिल क्लास से जो थोड़ा ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले हैं या इनकम जिसका ज्यादा होता है सर उसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कैटेगरी। उससे ज्यादा इनकम जो जनरेट करते हैं सर उनको बोला जाता है द रिच। और उससे ज्यादा मतलब द वेरी रिच। उससे ज्यादा होता है मिलीनियर और उससे ज्यादा होता है बिलीनियर। यानी अल्टीमेटली देखा जाए ये सभी लोग लकीर के ऊपर में है, इसीलिए सारे लोग नॉन पुअर है, सारे लोग नॉन पुअर हैं।
लेकिन नॉन पुअर की भी कुछ कैटेगरीज है जो जितना ज्यादा इनकम कमाते जाता है सर उस कैटेगरी के बेसिस पे ऊपर 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 जाते जाता है। ये बात समझ में आ गया बेटा, ये बात समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या बोला मैं? सर पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है जो कि टोटल पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांटता है, एक का नाम होता है पुअर, दूसरा का नाम होता है नॉन पुअर, और वो पुअर और नॉन पुअर के बीच में जो कैटेगरी है ये आपके सामने में डायग्राम में कट के बता दी गई। इज इट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पर मैं आपको जो बोल रहा था सर कि ऐसा क्या कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए, जो मैंने पॉवर्टी लाइन के बारे में पिछले क्लास में भी बोला था सर, ऐसा वो कट ऑफ पॉइंट जो होगा वो कट ऑफ पॉइंट का कुछ तो एक तो स्टैंडर्ड होगा ना कि भैया ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे जिसका ज्यादा होगा वो एपीएल है, उससे जो कम होगा वो बीपीएल है। वही चीज आज मैं बताने वाला हूँ सर। वो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर एक्चुअल में, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाया था पहले, लेकिन इसकी चिंता की कोई विषय नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके अंदर में दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में हमको 1 मार्क्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। या क्या याद रखना है कि सरकार के द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट में ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर मिनिमम कैलोरी इंटेक, यानी ये जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कैसा करते हैं उस पर बात की जाएगी। पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड किया जाता है ये बात याद रखिएगा। उसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रूरल एरियाज में, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखिएगा, रूरल एरियाज में पर डे एक इंसान को 2400 कैलोरीज मिलना चाहिए। यानी ये फूड जो कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड कंज्यूम कर रहा है 2400 कैलोरी पर डे वो उसका मिनिमम नीड है। ये माना जाता है कि इसमें सर रूरल एरियाज, ध्यान से सुनिएगा, रूरल एरियाज में आपको 2400 कैलोरीज पर डे वाला खाना आपको अगर मिलता है तो आपकी मिनिमम नीड फुलफिल होती है बोल करके माना जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है सर? ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है सर। गवर्नमेंट ये समय के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितना हम लोगों को मिनिमम इनटेक कैलोरीज एक पर्सन को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। समझ में आ गया सर? गाँव में ज्यादा होता है लेकिन शहर में थोड़ा कम होता है। शहर में क्या होता है सर? 2100 होता है, 2100 याद रखिएगा, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। ये दो वर्ड आपको याद रखना है सर। गांव एरिया में मिनिमम रिक्वायरमेंट सर 2400 कैलोरीज है और शहर एरिया में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है सर? 2100 कैलोरीज है। अब बोलेंगे सर ऐसा डिफरेंस क्यों है? सर नॉर्मली गाँव के लोग थोड़ा ज्यादा मेहनती होते हैं एज कम्पेयर टू शहर के लोग, तो मेहनत की वजह से उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कैलोरी इंटेक थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए 2400 रखा गया है गांव वालों के लिए। ये एवरेज है बेटा, एंड 2100 रखा गया है किसका? शहर वालों के लोगों के लिए। अब ये भी याद रखिए सर, ये 2400 और 2100 के खाना को कंज्यूम करने के लिए कितना पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए जिसको पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करेंगे तो वो मॉनेटरी वैल्यू निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट में मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इंटेक, ऊपर ये तो बता दिया कितना कंज्यूम करना है, उस पर ये बता रहा है कि उस कंजप्शन के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत है। तो ये बताया गया है 2011-12 का अगर अपन इंडेक्स के बेसिस पे चले तो ये बताता है 816 रुपया पर पर्सन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कितना रुपया चाहिए सर? 816 रुपया। और अर्बन एरियाज में चाहिए कितना? 1000 इन अर्बन एरिया। मतलब ये आपका है क्या सर? वो प्राइस, वो अमाउंट, वो इनकम जो कि मिनिमम एक बंदा के पास में होना चाहिए अपने आप को एपीएल कहने के लिए। इससे ऊपर जाने के लिए कम से कम इससे ज्यादा रुपया आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में इतना भी नहीं है, मतलब इतना अगर पैसा 816 रुपया कम से कम आपके पास में नहीं है सर, किसके लिए? गांव वालों के लिए। ये मंथली बेसिस पे बताया जा रहा है बेटा, ठीक है? मंथली बेसिस पे 816 रुपया भी नहीं है एक गांव वालों के लिए और 1000 रुपया कम से कम एक शहर वालों के लिए नहीं है, तो समझ लीजिए बेटा आप बीपीएल कैटेगरी पे आ जाओगे। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? क्या बोला मैं? पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट कैसे डिसाइड किया गया सर? दो बेसिस पे डिसाइड किया गया। पहले सर आपको कितना मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है, खाने में आपको कितना मिनिमम न्यूट्रिशन या कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, ये बात की गई और उसको डिसाइड किया गया सर 2400 2100। गाँव वालों के लिए 2400 कैलोरी और मतलब आपका शहर के लिए मान गया सर लोगों में रहने वाले लोगों के 2100 कैलोरी। और उस 2400 और 2100 कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए जो सामान आप इस्तेमाल करोगे उसको, इसके लिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा ना, उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि सर हिसाब जब लगाया गया तो 816 रुपया एवरेज नहीं बन रहा है सर गांव वालों के लिए और शहर वालों के लिए सर 1000 रुपीज बन रहा है। मतलब ये वो अमाउंट है इसको आपको याद रखना है एज ए बेस, एज ए स्टैंडर्ड, जो कि पॉवर्टी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है।
आई होप नाउ इट इज क्लियर, आई होप नाउ इट इज क्लियर। समझ में आ रहा है क्या बोला हमने बेटा? जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है बेटा, आपको उसी चीज को पॉइंट आउट करना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जो चीजें बता रहा हूं ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सों में कैटेगरी में लिखा गया है सर, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे। ये जो ऊपर में हमने जस्ट अभी पॉवर्टी लाइन पढ़ा सर, इस पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे ना पुअर को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, और वो पुअर कितने प्रकार के आपके बुक में डायग्राम के बेसिस पे दिया गया होगा, ठीक है ना। आप उसको डायग्राम अब बनाना नहीं है, देखना नहीं है, इसलिए आपको याद रखना इस पॉइंट में कि सर पॉवर्टी लाइन की जो कंसेप्ट है उसमें पॉवर्टी की कैटेगराइजेशन कैसे होती है। सर हम तो ये तो समझ गए पुअर नॉन पुअर, ये भी समझ गए, कुछ लोग पुअर होते हैं कुछ लोग नॉन पुअर होते हैं। तो जो लोग नॉन पुअर होते हैं सर उसके बारे में तो सोचने का ही नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी में हम लोग खासकर किसकी बात करते हैं सर, पॉवर्टी में हम लोग सिर्फ बात करते हैं पुअर कैटेगरी के लोगों की, क्योंकि नॉन पुअर जो है मतलब वो तो पॉवर्टी से क्षेत्र से बाहर हो गए, उनकी सिचुएशन तो अच्छी है। जब अच्छी है तो फिर भैया वो हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, हमको सिर्फ प्रॉब्लम सिचुएशंस को डिस्कशन करना है। तो इसीलिए जो लोग आपके नॉन पुअर कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, चर्चा सिर्फ किसके बारे में होती है सर, जो लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं। और पुअर कैटेगरी में आने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रॉनिक पुअर और एक है ट्रांजिएंट पुअर। ध्यान से सुनिएगा, क्रॉनिक पुअर और एक है क्या, ट्रांजिएंट पुअर। अब ये क्रॉनिक पुअर और ट्रांजिएंट पुअर कौन होते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक नॉर्मल भाषा में अगर समझें सर, क्रॉनिक पुअर वो पुअर है जो कि यूजुअली पुअर रहते हैं, बट समटाइम्स दे मे गेट सम मनी एंड दे मे फील दैट कि दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। ऐसा नहीं कि मतलब करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है ना, वो लोग गरीब हैं, नॉर्मली गरीब हैं, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा फीलिंग आ जाता है कि भैया आज थोड़ा हम ज्यादा कमा लिए, मतलब अपनी स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर चले गए, ऐसा फीलिंग आ जाता है। तो ऐसे लोगों को अपन क्रॉनिक पुअर बोलते हैं। ये लोग रेगुलर ज्यादा पैसा कमाते नहीं है, लेकिन कभी कभी इनकी अर्निंग्स हो जाती है और ये लोग क्या करते हैं उसको सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा कमा लें। ऐसा नॉर्मली कैजुअल वर्कर्स मतलब जो सामान ढो कर काम वाम करते हैं, डे टू डे लाइफ में आपने देखना होगा, ये लोग डेली काम करते हैं। किसी दिन एक अच्छा जगह पे कोई प्रोजेक्ट मिल गया, ज्यादा पैसा कमा लिया, घर में 2-4 दिन चद्दर उड़ के सोएंगे, इनको और काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। तो इन दिस वे इसको बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। ऐसे कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं क्या, क्रॉनिक पुअर। नॉर्मली ये लोग ग्रुप में ही काम करते हैं, सभी जगह पे जहां भी जाते हैं ये लोग ग्रुप में ही काम करते हैं, और नॉर्मली ये लोग पुअर ही होते हैं, दे आर ऑलवेज पुअर। एंड कुछ ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं, दोज हु आर यूजुअली पुअर बट हु मे समटाइम्स हैव लिटिल मोर मनी। समझ में आया क्या बोला मैं? समझ में आया क्या बोला मैं? सर नॉर्मली ये तो पुअर ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनमें जो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने औकात से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा फीलिंग अगर किसी को आ जाती है तो भी बेटा वो पुअर ही है, क्योंकि उसके पास में करोड़पति बनने लायक का पैसा नहीं आया, 1-2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा आया, वो खा पी के एंजॉय कर लेगा, फिर वापस काम में जाएगा। वैसे टाइप वाला, ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। तो अल्टीमेटली क्रॉनिक पुअर में दो कैटेगरी के लोग आते हैं, ऑलवेज पुअर और समटाइम्स दे मे गेट सम मनी टू गेट द फीलिंग दैट दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, दूसरा कैटेगरी का लोग आता है सर ट्रांजिएंट पुअर। अच्छा, ये ट्रांजिएंट पुअर कौन होते हैं सर? ये है चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से, मतलब ये लोग ना ही पुअर कैटेगरी में है ना ही नॉन पुअर कैटेगरी में, ये लोग बीच के इंसान है। मतलब कभी पैसा ज्यादा कमा लेते हैं तो नॉन पुअर के पास चले जाते हैं या नॉन पुअर कैटेगरी में चले जाते हैं, और कभी कभी फिर जिंदगी खराब हो जाता है, फिर आ जाते हैं किसमें सर, पुअर कैटेगरी। तो ये कुछ इस प्रकार से चलते हैं, जिगजैग पोजीशन में चलते हैं। मतलब जिगजैग का पोजीशन का मतलब क्या होगा सर, नॉर्मली जैसा अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्टिकुलर लकीर, एक सीधा लकीर अगर आपने खींचा, जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड लकीर है, ठीक है, इस लकीर से नीचे जो है मान लीजिए वो नॉन पुअर है, और लकीर से ऊपर जो है ये लकीर से जो नीचे है वो पुअर है, और लकीर से जो ऊपर है वो नॉन पुअर है। अब जो इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जिसको चर्निंग पुअर बोल रहा हूँ, चर्निंग पुअर, वो चर्निंग पुअर कैसे होंगे सर? एक बार नीचे से, ये मान लीजिए ये यहाँ पर था, नीचे मतलब यहाँ पर था, अब क्या हो गया, ऊपर चले गया, मतलब अब सिचुएशन थोड़ा उसका नॉन पुअर हो गया, फिर कुछ समय के बाद फिर से वो नीचे आ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ऊपर चले जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से जिगजैग पोजीशन में चलेगा। मतलब ये स्टैंडर्ड लकीर के या तो कभी ऊपर होगा या तो कभी नीचे होगा, या तो कभी ऊपर होगा या तो कभी नीचे होगा। तो इसकी सिचुएशन जो है ना बेटा जिगजैग पोजीशन में चलती है। जिगजैग मतलब कभी पुअर कभी नॉन पुअर, कभी पुअर कभी नॉन पुअर। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा चर्निंग पुअर। क्या बोला जाता है? चर्निंग पुअर। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है दे रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। कभी पॉवर्टी में आ जाते हैं, कभी पॉवर्टी से आउट हो जाता है, फिर कभी पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं, फिर कभी पॉवर्टी के अंदर
से आउट हो जाते हैं। तो ये लोग क्या है, चर्निंग पुअर है, ना ही ये लोग एग्जैक्टली पुअर है, ना ही एग्जैक्टली नॉन पुअर। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? ना ही ये लोग एग्जैक्टली पुअर है, ना ही एग्जैक्टली नॉन पुअर है। कभी पुअर रहते हैं, कभी नॉन पुअर हो जाते हैं, फिर कभी पुअर हो जाते हैं, फिर नॉन पुअर हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। ये जिगजैग इनकी स्टेटस होती है। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको डायग्राम बना हुआ नजर आएगा, यू विल फाइंड दैट, आपको समझ में आ जाएगा। वो जिगजैग पोजीशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा, समझ में आ गया इसकी बात? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सर जिनको अपन ऑकेजनली पुअर भी बोलते हैं। ऑकेजनली पुअर का मतलब क्या होता है? ऐसे तो नॉर्मली ये लोग नॉन पुअर कैटेगरी में ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कभी कभी इनकी परिस्थिति खराब हो जाती है तो ये लोग पुअर कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ऑकेजनली पुअर का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ये नॉन पुअर है, लेकिन लेकिन अगर कभी परिस्थिति खराब हो जाए तो ये लोग पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब अगर फिर से वही बात, ये लकीर, ये जो सीधा पेन देख रहे हैं सर, ये एक लकीर है, मान स्टैंडर्ड लकीर है। नॉर्मली एक इंसान इस लकीर के ऊपर में ऑपरेट करता है, इस लकीर के ऊपर में ऑपरेट करता है, लेकिन परिस्थिति खराब होने की वजह से कुछ समय के लिए वो कहाँ आ गया सर, कुछ समय के लिए, रेगुलरली नहीं, कुछ समय के लिए वो कहाँ आ गया सर, लकीर के नीचे आ गया। इसका मतलब अभी फिलहाल वो पुअर है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए पुअर नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद फिर से अपनी सिचुएशन नॉर्मलाइज कर लेगा और वापस वो नॉन पुअर में चले जाएगा दोबारा, और फिर नहीं आएगा। सिचुएशन अभी खराब है बोल करके आ गया, दोबारा और नहीं आएगा। ये चर्निंग पुअर की तरह नहीं होते हैं जिसमें कि एक बार ऊपर गए फिर नीचे है, फिर ऊपर ऊपर गए फिर नीचे है, ऐसे नहीं होता। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया बेटा क्या बोला मैं? देखो इसे लिखा है, बट समटाइम्स दे मे हैव पैच ऑफ बैड लक। बैड लक के वजह से कभी कभी क्या होता है सर, उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है और वो लोग नॉर्मली नीचे आ जाते हैं। मतलब कभी कभी सिचुएशन खराब हो जाने की वजह से वो लोग नीचे आ जाते हैं। क्लियर है? तो अल्टीमेटली अपने को क्या समझ में आया सर? अपने को समझ में आया सर, पुअर जो है वो उनको तीन कैटेगराइजेशन में रखा गया है। एक है क्रॉनिक पुअर, एक है ट्रांजिएंट पुअर, और एक होता है बेटा आपका क्या, नॉन पुअर। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? ये तीनों चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा, एक एक बार बस खाली हल्का हल्का देखना है, क्योंकि ये तो लिमिटेशन ऑफ कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है अपने को। अब आउट ऑफ सिलेबस में भी जो था ये चले गया, देखो लिख दिया मैंने आउट ऑफ सिलेबस, जब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन बेटा, लेकिन देखो क्या है ना, एमसीक्यू के लिए कुछ चीजों का भरोसा नहीं किया जाता। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है, सिलेबस में नहीं, लेकिन कनेक्टेड तो है, पॉवर्टी चैप्टर के कनेक्टेड में तो आता है। तो क्या पता इसके कनेक्शन में कोई सवाल बना के पूछते, आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे सर ये सिलेबस में नहीं था बोल करके, क्योंकि अगर जो पढ़ाया गया है आपको सिलेबस में, अगर वो चीज अगर कंटेंट्स के साथ जो सिलेबस में है उसके साथ जोड़ करके अगर सवाल पूछे तो कैसे करोगे? इसीलिए दिमाग में किसी ये चीज को रखिए कि दिमाग में अगर एक टॉपिक है तो सर उसके रिलेटेड हर चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ताकि ताकि सर क्वेश्चन कहीं से भी मिले अपन तैयार हैं कि एमसीक्यू अपन कर पाएंगे। समझ में आ गया? अगर डेस्क्रिप्टिव होता तो बेटा मैं पूरी तरीके से छोड़ देता, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है बेटा, हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में हल्का हल्का बताते चल रहा हूँ। सर पॉवर्टी का कॉज क्या है, कारण क्या है? कारण मतलब होता है रीजन, इन कारणों के वजह से पॉवर्टी अराइज होता है। तो याद रखिए बेटा, सबसे पहली बात सर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ज्यादा मात्रा में अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में लोगों की अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो समझ लीजिए बेटा उस केस में क्या होगा सर, उस केस में ये होगा कि पुअर संख्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर हम सभी के नीड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, सभी की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और अगर डिमांड फुलफिल नहीं हुआ सभी का, सभी की नीड बेसिक नीड फुलफिल नहीं हुई, तो समझ लीजिए सर सिचुएशन फिर से पॉवर्टी की तरफ चले जाता होगा। तो बोलेंगे सर पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी का क्या लेना देना? तो भैया एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और वो इसलिए फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज या तो उनके पास मनी नहीं है, या तो हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है उनको सप्लाई करने की। दो सिचुएशन हो सकता है। अब लॉजिकल बात यहाँ पर ये चीज की है कि अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में और जनसंख्या बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? अगर और जनसंख्या बढ़ा तो सर ऐसी तो हम पीछे चल रहे हैं, ऐसी तो हम लोग सभी लोगों की नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब बाकी की संख्या जो बढ़ जाएगी उसको कैसे करेंगे? इन दैट केस जो पॉवर्टी की सिचुएशन और ज्यादा बढ़ेगा, पॉवर्टी जो है और ज्यादा हमारा फैलने लगेगा और वाइड स्प्रेड होने लगेगा। इसी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक वन ऑफ द रीजन ऑफ क्या है, पॉवर्टी। याद रखिए। नेक्स्ट, इसके अलावा सर पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ हमको डेवलपमेंट भी हासिल करना पड़ेगा उसी रेट में जिस रेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो नॉर्मली पॉपुलेशन किस रेट में बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट किस रेट में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि स्टिल दे आर हैविंग द गैप। गैप किस बात का सर, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल होना चाहिए। क्या क्या, डेवलपमेंट और पॉपुलेशन अगर इक्वल रेट में चल रहे हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग रेट वो ज्यादा है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट की रेट बेटा कम है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों के डिफरेंसेस की वजह से सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी अराइज हो रही है। इसके अलावा सर लिटरेसी रेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट होता है बेटा। आप गरीब हो या अमीर हो, ये कंसेप्ट आज के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप लिटरेट हो तो भैया गरीब नहीं रहोगे। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि सर पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ना बेरोजगार नहीं होता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोजगार का व्यवस्था कर लेता। लेकिन जो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जिनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास में कोई लिटरेसी नहीं है, वो चाह के भी कहीं से रोजगार जनरेट करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। रीजन बिकॉज उनको हमेशा हर जगह पर कंपटीशन झेलना पड़ता है और उस कंपटीशन की वजह से वो लोग हमेशा आउटडेटेड हो जाते हैं बिकॉज उनके पास में नॉलेज नहीं है, लिटरेसी नहीं है, सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, उधार, इनडेप्टनेस का मतलब होता है बेटा उधार। उधार भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा पॉवर्टी की तरफ खींचने के लिए। बिकॉज हम उधार का पैसा तो चुका देते हैं, लेकिन सर जब तक चुकाते हैं तब तक सर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, गरीब लोगों के ऊपर बोझ बन जाता है। तो जब तक वो उधार का पैसा जुगाड़ करते हैं वापस करने के लिए, तब तक बेटा वो इनका इंटरेस्ट का पैसा इतना हो जाता है तो इंटरेस्ट का पैसा भी वो लोग दे नहीं पाते। इसके अलावा सर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, दो अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं हमारे देश में, आप जानते हैं। कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ये इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की वजह से भी सर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लास्ट में इन्फ्लेशन, महंगाई। सर महंगाई का एक्चुअल मार्क किसको पड़ता है बताइए? महंगाई का एक्चुअल जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो कौन झेलता है? क्या अमीर लोग झेलते हैं या गरीब लोग झेलते हैं? एक्चुअल इफेक्ट किसको झेलना पड़ता है? गरीब को। गरीब को झेलना पड़ेगा। तो अमीर के पास में पैसा बहुत सारा है, उसको 2 रुपया ज्यादा भी देना पड़ेगा तो उसको नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसको जो चीज पसंद है वो लेगा ही लेगा। उसके लिए 10 रुपया 20 रुपया बढ़ भी जाए उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए सर, गरीब आदमी के लिए सर 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया अगर किसी चीज का दाम कल तक 5 रुपया था और उसका दाम आज बढ़ के 8 रुपया 10 रुपया हो गया तो उसके लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो ये लॉजिकल बात है कि सर इन्फ्लेशन का भी असर पॉवर्टी में ही पड़ता है। मैं आपको पहले भी बोला हूं सर, हमारा मेन डिस्कशन पुअर कैटेगरी के लोगों के लिए, क्योंकि पॉवर्टी में पुअर की ही बात की जाती है, नॉन पुअर का कोई डिस्कशन नहीं है। बिकॉज नॉन पुअर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, दे नो हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बट जो लोग पुअर है, जिनके पास इवन इतनी भी मनी नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, उनके लिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो जाता है। इसी वजह से हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या बोला मैं? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में है बेटा वो ये कि गवर्नमेंट का इस पॉवर्टी के सिचुएशन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स रहा है, समय के साथ सरकार ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं इस पॉवर्टी सिचुएशन से बचने के लिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। इसमें लिखा है सर, देखो मैंने इसको क्वेश्चन वाइज बना दिया। द गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में सरकार ने इस पॉवर्टी को रोकने का तरीका डिसाइड किया। ये अल्टीमेटली बोले एक सिस्टम है जिसके अंदर में 3 पहलू हैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनके बेसिस पे सरकार इस्तेमाल करता है अपने आप को, इस बेसिस पे सर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। अब वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है बेटा? ये 3 पॉइंट सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी समझने हैं, डिटेल में समझना है इसको, क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्या बनेगा हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सरकार ने एक अप्रोच अपनाया जिसका नाम उसने दिया है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखो पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात की जाएगी और पॉवर्टी रिड्यूस तभी होगा जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट बढ़ेगी। तो बोलेंगे सर ये पॉइंट तो जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए, ये रहा सर, अभी प्रॉब्लम जो पढ़ रहे थे सर, ये जिसमें आउट ऑफ सिलेबस लिखा था सर, ये आउट ऑफ सिलेबस में एक रीजन था। क्या रीजन था सर? सर रीजन था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर सोचो तो ये लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप छोड़ दोगे, अब बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर भैया जो नीचे पढ़ रहे हो वो क्या है सर? वो है सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाए। और मैं आपको पहले भी बोला हूं कि अगर आपको किसी चीज का रेमेडियल मेजर के बारे में पूछे, किसी चीज का सिचुएशन को सुधारने का तरीका के बारे में अगर आपसे पूछे, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए
मैं आपको पहले भी बोला हूं, क्या पता होना चाहिए आपको? उसके रीजंस पता होने चाहिए, मतलब किन कारणों की वजह से वो प्रॉब्लम एराइज हो रहा है वो पता होना चाहिए। अगर आपको रीजन फॉर प्रॉब्लम पता है तो फिर भैया उस प्रॉब्लम को उल्टा कर दो, वही उसका सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम ये बोलता है सर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉवर्टी राइज हो रहा है, तो भैया सिचुएशन को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सरकार ने बोला अपने आप को हम बेहतर बनाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट को इंक्रीज करेंगे। तो क्या कुछ नया चीज बताया आपको? कुछ नया चीज आपको बताया? ये तो बेटा पुराना तरीका है कि जो रीजन है उस रीजन को उल्टा कर दो, वही है आपका मेजर। सरकार क्या बोलता है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएंगे, हम प्रोडक्शन अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करेंगे, हम लोग अपने कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मतलब ज्यादा लोगों की नीड फुलफिल हो पाएगी, और ज्यादा लोगों की अगर नीड फुलफिल हो गई, ज्यादा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीइंग बढ़ेगी, तो मतलब पॉवर्टी की सिचुएशन को और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोला मैं? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या है? इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस इन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मैं आपको क्या बोला था सर? कोई भी टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक्चुअल में सीबीएसई वाला आउट ऑफ सिलेबस बोल दिया है, लेकिन अगर वो उसको अगर आप छोड़ोगे तो ये कैसे समझोगे कि उसने ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बोला है बोलकर? इज इट क्लियर? समझ में आया? मे भी वो कॉजेज से सवाल नहीं पूछे, लेकिन हमको तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि भैया वो रीजन था, इसी वजह से उसने उसको क्या बनाया सर? उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? देखो एक वर्ड लिखा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉवर्टी को एलिवेट कर रहे हैं। एलिवेट का मतलब होता है बेटा रिड्यूस करना। है देखो, एलिवेट नाम का वर्ड है, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां पर लिख दीजिए रिड्यूस। ये एलिवेट नाम का वर्ड का मतलब होता है बेटा रिड्यूस। ये बात याद रखिएगा, क्या होता है? किसी चीज में कमी लाना, रिडक्शन करना। ठीक है, तो अपन रिड्यूस बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया आपको रिड्यूस। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? रिड्यूस करना। तो अल्टीमेटली क्या बोला है सर? सर अल्टीमेटली बोला है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक इफेक्ट लाया गया जिसका नाम है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है सर? इसका मतलब ये है सर, इट इज बिलीव दैट द राइज इन जीडीपी वुड सर्टेनली ऑफर ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पुअर। मतलब वही बात है कि हम लोगों को पुअर को संख्या को अगर कम नहीं कर पा रहे हैं तो सर हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संख्या में जो रेट है उसको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि पुअर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। अच्छा, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा मतलब रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, मतलब लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा मतलब उनकी अर्निंग्स होगी, अर्निंग्स होगी तो वो अपनी जो बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे फुलफिल कर पाएंगे। इसका मतलब उनकी सिचुएशन पॉवर्टी से बेहतर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसको अपन ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच भी बोलते हैं, ये अपनाया गया। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, दूसरा जो सरकार की तरफ से तरीका था बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है सर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब तो ऑलरेडी बता दिया हूं, रिडक्शन, किसी चीज को रिड्यूस करने की बात करते हैं पॉवर्टी में। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात करें तो सरकार क्या किया, समय के साथ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की एक प्रोग्राम चालू। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है सर? सरकार अपने तरफ से बोला भैया मैं आपको जॉब दूंगा, आप मेरे अंडर में जॉब करो, उस जॉब के बाद मैं आपको पैसा दूंगा। अच्छा, ये जॉब जो है सर ऐसा मंथली सैलरी वाला जॉब नहीं है, ध्यान सुनिए। ये जॉब जो है सर नॉर्मल वेज वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब है, जिसमें आपको मैंने बोला कि मान लीजिए सरकार बोला कि भैया हम आपको काम देंगे, आइए। जैसा मान लीजिए सड़क, गांव में एक रोड बनेगा, सरकार को रोड भी बनाना है और कारीगर भी चाहिए, तो रोड बनाने के लिए जो कारीगर है वो गांव के लोगों को ही काम मिलेगा। गांव के लोगों को ही बोलेंगे बेटा तुम आओ और यहाँ पर काम करो। रोड का रोड भी बन गया और सरकार उनको उसी मुताबिक क्या हुआ, काम भी दे दिया, और काम देने के बाद उसको उसकी अर्निंग्स के हिसाब से जो भी बनता है पर डे के बेसिस वो भी पेमेंट करवा दिया। तो इस तरीके से सरकार ने कई सारे प्रोग्राम चालू किए, कई सारे सिस्टम के हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि भैया लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिलेगा तब तक उनकी अर्निंग नहीं होगी, और जब तक अर्निंग्स नहीं होगी तब तक वो लोग अपने
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनको बेहतर नहीं बनाता। ये एक हो गया। एंड तीसरी बात, हम लोग बेटा ये पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऊपर में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में है, इसलिए मैं उसको समझा रहा हूँ कि इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम थे जो कि इस प्रोग्राम के अंदर में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है सर, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मिनिमम नीड्स की बात कर रहे हैं। देखो हर इंसान की एक मिनिमम नीड होती है और वो मिनिमम नीड को फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक नया तरीका अपनाया। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हमारे बेसिक नीड्स क्या क्या है। बेसिक नीड्स क्या क्या है हमारी? खाना, मकान, क्लोथिंग, एजुकेशन, यस, क्लोथिंग, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। ये तो तीन था ही था, पहले से था, लेकिन दो समय के साथ हमने एड ऑन करवाया है क्या सर? एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटी। तो ये दो चीजें हम लोगों ने स्पेशली एड ऑन करवाया है। तो मतलब हमको अगर मिनिमम नीड की बात कर रहे हैं तो सर ये हम लोग 5 चीजों की ही बात करेंगे। और याद रखिए सर, सरकार तो चलिए स्कूल तो बना दिया है, चलिए आपको हेल्थ सेक्टर के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी तो दे रहा है, लेकिन सर खाने पीने की बड़े दिक्कत होती है। वो खाने पीने के सिस्टम के लिए सरकार ने क्या सिचुएशन बनाया सर? पीडीएस। पीडीएस मतलब जानते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो जो कंट्रोल वर्ड सुने, कंट्रोल, जहां पर आपको राशन कार्ड दिखा करके कम दामों में चावल या आपका तेल या आपका जो व्हीट ये सब मिलता है, ये सब सुने आप लोग? कंट्रोल, कंट्रोल बोलते हैं। आपके घर के आसपास में कहीं ना कहीं होगा जहां पर कि आप लोग लंबे लंबे लाइंस लगे हुए नजर आते होंगे, जब महीने में एक बार चावल मिल रहा होगा, महीने में एक बार आपको व्हीट मिल रहा होगा। देखें, इसको पीडीएस बोला जाता है बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि चीजों को कम दाम में प्रोवाइड की जाती है, बहुत ही कम दाम में मार्केट रेट से, ताकि उन पुअर की जो नीड है वो फुलफिल की जा सके। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वन। अब अपन चलते हैं ये वाला जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जिसके बारे में अभी जस्ट ऊपर में हमने चर्चा की, इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का सबसे पहली बात शुरुआत कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखिए। थर्ड 5 ईयर प्लान कब शुरुआत हुआ था? थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 66 के बीच में चला था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पूछने की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 में चला, इसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का कंसेप्ट चालू किया गया था, जिसके तहत सरकार ने क्या बोला सर? हम लोगों को क्या करना है सर? कुछ ऐसे मैंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी। मैंने सरकार बोला देखो, हम आपको पैसा फोकट में नहीं देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। आपको पैसे की जरूरत है, पैसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पैसे के बदले में आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। या तो हम आप हमारे लिए काम करो, या तो हम आपको पैसा लोन के फॉर्म में देंगे, उस पैसे को इस्तेमाल करो और अपना खुद का बिजनेस या खुद का धंधा पानी चालू करो। क्या बोला समझ में? दो तरीका। एक बोला तुम पैसा लो और हमारे लिए काम करो, ये एक तरीका है जिसको अपन बोलते हैं बेटा वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम हमारे यहाँ पर मजदूरी करो, हम आपको पैसा देंगे। दूसरा, आप पैसा ले जाओ और अपना धंधा पानी खुद चालू करो, हम आपको काम नहीं देंगे, बल्कि आपको पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा फोकट का नहीं है कि मैं आपको दान में दे रहा हूं और दोबारा वापस नहीं करना, ऐसा नहीं है, वो लोन है। हाँ, ये लोन में इंटरेस्ट का जो रेट होगा थोड़ा हम कम चार्ज करेंगे, लेकिन लोन के फॉर्म में ही देंगे। अब वो लोन का पैसा लो, अपना खुद का धंधा पानी चालू करो और अपना जिंदगी बिताओ, और धीरे धीरे आप जो लोन का पैसा विद इंटरेस्ट आप वापस कर दो। ये वो तरीका था जिससे हम लोग पॉवर्टी को एलिवेट कर पाए। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पॉवर्टी एलिवेशन इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद द टर्म एम्प्लॉयमेंट। किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको पॉवर्टी को एलिवेट करना है, मतलब डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा तब तक लोगों की अर्निंग्स नहीं होगी, और जब तक लोगों की अर्निंग्स नहीं होगी वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पॉवर्टी का सिचुएशन अराइज होता है। तो अल्टीमेटली सरकार का मेन फोकस ये चीज का था कि कैसे लोगों को काम दिलाया जा सके, खासकर गांव एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, ताकि उनकी जो सिचुएशन पॉवर्टी उसको अपन बेहतर बना पाए। समझ में आया क्या बोला मैं? समझ में आया क्या बोला मैं? जिसमें हम लोगों ने कई सारे पॉइंट की बात की। देखो यहाँ पर मैं लिखा, अल्टीमेटली हमारा मेन मकसद क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंटरप्राइजेस को सेटअप करना। और सरकार इसके लिए क्या करेगा सर? सरकार इसके लिए प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है बेटा हेल्प। किसी जगह पर अगर आप फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको अपन बोल रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। बट ये याद रखिए बेटा, ये फोकट नहीं है, दिस इज थ्रू दी लोन। ये लोन के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब ऐसा क्या क्या प्रोग्राम चालू हुआ वो आपको बाय नेम याद रखना पड़ेगा।
एक नाम है सर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMRY। ये PMRY में क्या हुआ सर, ये PMRY एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर कि इसके लिए स्टार्ट किया गया है, जो हाईलाइट करा उसको ध्यान देखिएगा। ये प्रोग्राम चालू किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की एक शुरुआत की गई थी, और ये स्टार्टेड कब हुआ था, 1993। और इसमें क्या हुआ, खासकर ये बात याद रखिएगा, ये स्कीम क्या करता था सर, ये स्कीम में हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को कंसीडर करते थे। पर ये स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, लोगों को, जो लोग एजुकेटेड हैं लेकिन काम नहीं, उन लोगों को सरकार अपने तरफ से क्या देगा, लोन अप टू 1 लाख रुपए, क्या देगा, 1 लाख रुपया तक उनको लोन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो अपना खुद का कोई धंधा पानी चालू कर पाए। अप टू 1 लाख फॉर ओपनिंग ऑफ ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज दी गई, आप अपना खुद का धंधा, खुद का दुकान, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो, लो भैया सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी, छोटा मोटा धंधा पानी चालू करो। और उसके अलावा दूसरी कोई अदर एक्टिविटीज में, मतलब और ज्यादा पैसे की जरूरत है, मशीनें खरीदनी हुई या कुछ और भी आपको करना है, देखो 1-2 लाख में तो डेफिनेटली बिजनेस तो होता नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं होगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही टाइप में खुलेगा, स्मॉल भी नहीं, बहुत ही माइक्रो फॉर्म में खुलेगा, लेकिन स्टिल लोग सेल्फ एम्प्लॉयड तो होंगे, उनकी खुद के धंधा पानी तो होगा, उनका खुद का रोजगार तो होगा। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना बनाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, जिसपे कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ध्यान सुनो क्या बोला, अर्बन अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पर्सन जो है, अर्बन में रहने वाले अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन एजुकेटेड हैं, इन कैटेगरी को लोगों को फोकस किया गया। ये लोग अगर हमारे पास में आते हैं इस योजना के तहत, इस प्रोग्राम के तहत, और बोलेंगे कि हमको लोन चाहिए, तो लोन के तहत उनको ये अप्रूवल मिलेगा, 1 लाख रुपया अपना खुद का एंटरप्राइज चालू करने के लिए और 2 लाख रुपया अदर एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ गया, लोन मिलेगा, फोकट का नहीं, लोन मिलेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके अलावा सर उसी प्रकार से जैसे शहर के लिए एक प्रोग्राम चालू किया गया था, उसी प्रकार से गांव वालों के लिए एक प्रोग्राम चालू किया गया, जिसका नाम दिया गया था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये देखो नाम से पता चल रहा, रूरल एरियाज के लिए प्रोवाइड किया गया। और ये कब चालू हुआ सर, ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ 1 अप्रैल 1995 में, जिसमें कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस की। ऊपर वाला अर्बन एरियाज के लिए था, ये विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपको क्या मिल रहा है सर, द स्कीम्स प्रोवाइड लोन अप टू 25 लाख टू द रूरल आर्टिस्टिशियन एंड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस। ये टोटल अमाउंट की बात की है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली आपको याद ये रखना है कि ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया था, रूरल एरियाज के लिए बात की गई थी। अल्टीमेटली ये बात मत सोचिए कि सर शहर में वालों को ज्यादा कम मिल रहा है और हम लोग को ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं। ये टोटल फंडिंग की बात की गई, मैक्सिमम फंडिंग की बात की गई। तो आपको ये याद रखना है सर कि ये प्रोग्राम का नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में PMRY, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है, कंफ्यूज मत होना। अगर आप PMRY, ये जो ऊपर में लिखा है बेटा PMRY, बिट नंबर 1 में PMRY में क्या लिखा है सर, PMRY में लिखा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, आप उसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। PM प्राइम मिनिस्टर भी होता है, PM प्रधानमंत्री भी होता है, हिंदी में भी उसको लिखा जाता है और उसकी इंग्लिश वर्जन भी लिखी जाती है, दोनों ही केसेस में सही, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी बोला जा सकता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया क्या बोला हमें। अच्छा एक बात क्या है सर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है सर वो अर्बन एरियाज के लिए थी, REGP यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है सर वो गांव वालों के लिए। दोनों ही केसेस में हम कर क्या रहे हैं सर, लोगों को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने खुद की एंटरप्राइज सेटअप कर पाए। खत्म हो गया। अब 2008 में सरकार ने देखा कि 2 अलग अलग जो प्रोग्राम चला रहे हैं, एक PMRY के फॉर्म में और एक REGP के फॉर्म में, ये दोनों अलग अलग चलाने में बहुत नुकसान हो रहा है। एक काम करते हैं, दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर देते हैं और एक प्रोग्राम बना देते हैं, मतलब वही एक प्रोग्राम जो दोनों तरफ में काम करेगा, मतलब रूरल एरियाज में भी काम करेगा और अर्बन एरियाज में भी काम करेगा। और उसका नाम को 2008 में क्या कर दिया गया बेटा, 2008 में ये ऊपर के 1 और 2 को प्लस करके प्रोग्राम बना दिया गया, जिसका नाम बोला गया PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा
दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। मतलब आप जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक मिनट बेटा, आपको दोनों इन्वेस्टमेंट दोनों आता है ना, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आता है। हाँ चलिए, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप इसको आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस चीज को लेकर के बना है सर? PMRY, PMRY प्लस REGP, ये दोनों को प्लस करके 2008 में, बेटा ये बताया नहीं गया है, आपको याद रखना। PMRY प्लस REGP, ये दोनों को 2008 में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। अब ये दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म कर दी गई, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और नहीं रहा, खत्म कर दी गई, और उसको अपन 2008 में क्या बना दिया था? 2008 में हमने उसको बना दिया क्या सर? 2008 में हमने उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बेटा बात समझ में आ गया? ये टर्म समझ में आया? PMRY और REGP को कैसे हम लोगों ने मतलब पीएम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया? समझ में आया बेटा क्या बोला मैं? बेटा इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए ये बात याद रखिएगा है, कंसेप्ट वही है, बस इसमें एक नई चीज क्या रखी गई सर? फाइनेंशियल असिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सर 25 लाख कर दिया गया, और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा और भी प्रोग्राम का नाम है सर स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना। शहरी मतलब शहर के लिए, एक एक बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसा बोलने से नहीं होगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है सर? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्राम मतलब क्या है सर? ग्राम का मतलब गांव, स्वरोजगार का मतलब क्या होता है सर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टर्म को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा बोला जाता है। मनरेगा में होता क्या? सरकार ने एक ऐसा नियम कानून बनाया 2005 में, एक इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद रखिएगा, 2005 में, कि बोला कि हम लोगों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। मतलब 365 डेज में मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क गारंटेड। 2005 में ये सरकार ने योजना बनाई, खासकर रूरल एरिया के लोगों के लिए। 100 डेज ऑफ वर्क सरकार आपको प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं, और अगर मान लीजिए सरकार फेल हो गया वो 100 डेज ऑफ वर्क आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपको बिना काम का भी पैसा देगा 100 डेज का, मिनिमम 100 डेज का काम देगा। ऐसा नहीं कि 100 डेज का ही सिर्फ काम देगा, जरूरत पड़ने पर 100 डेज से ज्यादा का भी काम देगा 365 दिन में, लेकिन मिनिमम 100 डेज का काम आपको गारंटी देगा। अगर वो काम प्रोवाइड नहीं कर पाया
तो फिर भैया वो आपको फोकट का पैसा देगा, लेकिन सरकार आपको पक्का देगा। इसीलिए ये मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज का काम पर ईयर सरकार ने गारंटेड कर दिया लोगों के लिए, जिसको अपन बोलते हैं मनरेगा योजना। ये 100 डेज ऑफ वर्क वो जो है आपको याद रखना, 100 डेज ऑफ वर्क। समझ में आ गया क्या बोला मैं? इसके अलावा सर और भी रिसेंट टाइम में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें खासकर अपने बैंक अकाउंट ओपन करने की बात की गई थी रिसेंटली, जिसमें आपने सुना था, जिसमें बैंक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना कोई चार्जेस में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें कई सारे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी या अदर कोई प्रोग्राम से वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इस प्रकार से ये चीज को भी अपन को एक बार देखना पड़ेगा। ये नाम जितने हैं, जितने भी नाम मैंने आपके सामने में रखा बेटा, ये नाम को आपको याद रखना है। याद रखिएगा, मनरेगा को राइट टू वर्क प्रोग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट टू वर्क, मतलब काम करने की आपका अधिकार, काम पाने का आपका अधिकार है। कितना दिन का काम मिनिमम मिलेगा आपको? कितना दिन का काम मिलेगा मिनिमम? मनरेगा में कितना दिन का काम मिलेगा मिनिमम? 100 डेज ऑफ वर्क गारंटेड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। सरकार बोलता है कि हम 100 डेज का मिनिमम काम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए हम प्रोवाइड करने में फेल हो गए, तो फिर भैया आपको फोकट का महंगाई भत्ता मिलेगा, मैंने उसका चार्जेस। समझ में आ गया? चलिए भैया, ये हो गया आपका प्रोग्राम। और इसके अलावा बाकी की चीजें जो है बेटा, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो कि आप लोगों को मैंने बोला था एक बार देख लेना, और ये प्रोग्राम खत्म होते ही आपका मेन कंसेप्ट जो है यहाँ पर खत्म हो। क्लियर है बेटा? एक बार ओवरलुक कर लेंगे इस टॉपिक को, तो आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। आई होप पॉवर्टी का टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा, आपकी इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। और खासकर ये जो आखिरी का जो हम लोग आज की क्लास में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, इसको जरूर डिस्कस करें, एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों का जो मतलब एमसीक्यूज है वो ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर बने।